Hello students, how are you all? Today we will continue chapter number 3 and our next topic is Britain turns to India. So let us start. So faced with the rising demand for indigo in Europe, अब जैसे कि जो ये इंडिगो है उसकी डिमांड मतलब यूरोप में बहुत ही एकदम तेज़ी से बढ़ रही थी, तो ये जो कंपनी है वो इंडिया में वापस से रिटर्न आई और वो क्या प्लान करने लगी, उनका जो ये प्लानिंग था वो पूरा एक्सपांड किया जाए, जो इंडिगो की कल्टीवेशन है उसको कैसे एक्सपांड किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए ये पूरी जो कंपनी थी वो वापस इंडिया में आई थी। देन 1 minute, sorry. From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly. अब 18th सेंचुरी आते आते क्या हुआ कि ये जो इंडिगो कल्टीवेशन है उसकी डिमांड मतलब बहुत ही बढ़ गई थी, और जो बंगाल था, ठीक है, वहाँ पर भी एकदम रैपिडली मतलब उसको ग्रो किया जाता था। एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट, और जो बंगाल ने जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिगो का मार्केट बहुत ही डोमिनेट कर दिया था, एकदम बहुत ही पॉपुलर कर दिया था। एंड इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड टू इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया, और 1788 में लगभग 30% ऑफ इंडिगो वाज इम्पोर्टेड, मतलब ब्रिटेन में वो पहुंचाया जाता था इंडिगो को सिर्फ इंडिया से। एंड बाय 1810 द प्रपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%, और 1810 आते आते जो इंपोर्ट है वो मतलब 95% तक पहुंच गया था। मतलब इंपोर्ट मतलब देख लो, अब 30% से सीधा 95% तक इंपोर्ट करने लगा था इंडिया इंडिगो कल्टीवेशन को। एंड एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। अब जैसे ही ये इंडिगो जो प्रोडक्शन है उसकी मतलब मार्केट आई थी, ठीक है, इंडिगो ट्रेड की वजह से, तो यहाँ के जो कॉमर्शियल एजेंट्स थी और जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब ये कल्टीवेशन में ये जो इंडिगो का जो प्रोडक्शन हो रहा था उसमें उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडिगो प्रोडक्शन के लिए। एंड ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स, और कई सालों बाद मतलब कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वो क्या करने लगे, टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस, और वो मतलब अपने इंडिगो बिजनेस में आ गए थे। Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. अब जैसे कि मतलब सबको पता चला कि यहाँ पर इंडिया में इंडिगो की जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी बहुत ही डिमांड है, उसमें बहुत ही हाई प्रॉफिट हो रहा है लोगों को, तो वहाँ पर मतलब कई सारे स्कॉट्समैन हैं, कई सारे इंग्लिशमैन हैं, वो मतलब इंडिया आ गए थे यहाँ पर खेतीबाड़ी करने के लिए, मतलब वो प्लांटर्स बनने के लिए। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company. अब जिसके पास मान लो पैसे नहीं हैं ये इंडिगो प्लांट करने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए, वो क्या करते थे, वो कंपनी से लोन लेते थे। एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट दैट टाइम, और मतलब जो बैंक है वो मतलब उनको लोन प्रोवाइड कर देती थी। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, अब जो इंडिगो है वो कैसे कल्टिवेट होता था। सो देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। अब जो ये इंडिगो सिस्टम है मतलब इंडिगो कल्टीवेशन है उसकी दो मेन सिस्टम है। कौन सी है, एक तो है नीज एंड सेकंड वन इज़ रयोती। विद इन द सिस्टम ऑफ नीज कल्टीवेशन, अब नीज कल्टीवेशन में क्या होता था कि जो प्लांटर है वो प्रोड्यूस करते थे इंडिगो अपनी लैंड में, एंड ही डायरेक्टली कंट्रोल, और वो खुद मतलब कंट्रोल करते थे। प्लांटर्स कौन थे, जो स्कॉट्समैन हैं, जो इंग्लिशमैन जो आए थे इंडिया में, वो खुद मतलब वो लैंड को कंट्रोल करते थे। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर ज़मींदार्स। तो ये जो मतलब बाहर से लोग आए थे स्कॉटलैंड, जो स्कॉट्समैन थे या इंग्लिशमैन थे, वो लोग क्या करते थे, मतलब वो किसी की भी ज़मीन मतलब ख़रीद लेते थे, दे बॉट द लैंड, और उसको वो रेंट पे ले लेते, मतलब किराए पे वो ले लेते थे फ्रॉम अदर ज़मींदार, मतलब जो कोई अगर दूसरा ज़मींदार होता था उसके पास से ये लोग ले लेते थे या रेंट पे ले लेते थे। एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर, और वो खुद मतलब वहाँ पर इंडिगो प्रोड्यूस करते थे डायरेक्टली, और वो अपने नीचे कुछ जो लेबरर्स होते हैं, मज़दूर होते थे, उनको वो हायर करते थे।
द प्रॉब्लम विथ नीच कल्टीवेशन, अब नीच कल्टीवेशन के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, वो क्यों फेल्ड हो गई, उसके बारे में दिया है। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपांड द एरिया अंडर नीच कल्टीवेशन, अब जो प्लांटर्स थे उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा कि उनका जो एरिया है वो थोड़ा उनको एक्सपांड करना था नीच कल्टीवेशन के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। क्यों ऐसा था देखते हैं। इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ऑन फर्टाइल लैंड्स, अब जो इंडिगो का जो कल्टीवेशन होता है उसके लिए जो लैंड चाहिए, जो मिट्टी चाहिए, वो कैसी मिट्टी चाहिए, एकदम फर्टाइल लैंड चाहिए उसके लिए जहाँ पर वो कल्टीवेट हो सके। एंड दिस वेर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, लेकिन वो जो जगह होती थी वो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड होती थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, उनके पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, कोई घर नहीं होता था, तो मतलब पहले के लोग क्या करते थे, वो मतलब कोई ऐसी जगह पसंद करते थे जहाँ पर कोई अच्छी सी लैंड हो, ताकि वो मतलब वहाँ पर कल्टीवेट कर सके और वो खुद खा सके, ठीक है, मतलब फार्मिंग करके। तो इसीलिए मतलब जो भी मतलब लैंड होते थे वहाँ पर, तो उसके आसपास के जो एरियाज़ होते थे वो पूरे सब डेंसली पॉपुलेटेड थे, इसीलिए जो प्लांटर्स होते थे वो वहाँ पर मतलब कल्टीवेट नहीं कर सकते थे। सो दिस वाज द रीज़न। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, तो मतलब कुछ छोटे प्लॉट्स होते थे, उसको मतलब ये इंग्लिश मैन जो है, जो प्लांटर्स है वो मतलब एक्वायर करते थे कल्टीवेशन के लिए। प्लांटर्स नीड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन, अब जो प्लांटर्स होते थे उनको तो मतलब एक बड़ा सा एरिया चाहिए था, राइट, मतलब उनके जो कल्टीवेट है इंडिगो करने के लिए वो मतलब उनको बड़ा सा मतलब एक लैंड चाहिए होता था। वेयर कुड दे गेट सच लैंड्स फ्रॉम, अब वो मतलब सोच रहे थे कि अब हमें ये जो इतना लैंड है वो कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड एविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया, बट दीज ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। अब ये जो कंपनी है, जो प्लांटर्स है, वो क्या सोचते थे कि अगर हमें कोई हमारी जो फैक्ट्री है, ठीक है, हमारी जो इंडिगो की फैक्ट्री, अगर हमें उसके आसपास कहीं लैंड अगर मिल जाता है लीज पे, तो वो क्या करते, जो पीजेंट्स होते हैं उनको वो एविक्ट कर देते, उनसे मतलब वो वहाँ पर फार्मिंग करवाते, ताकि उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा टाइम बच जाता। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था और बहुत बड़ा टेंशन भरा हुआ था। नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, लेकिन वो लेबर को इतनी आसानी से मोबिलाइज नहीं कर सके थे। लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, अब जैसे कि ये जो चाहते थे कि उनका जो प्लांटेशन है, जो उनका जो कल्टीवेशन वो लोग कर रहे हैं, इंग्लिश जो प्लांटर्स है वो इंडिगो का, वो मतलब वो चाहते थे कि वो जल्दी से मतलब एकदम एक्सपांड करे, ठीक है, वहाँ पर वो अच्छे से कल्टीवेशन करे, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं था। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइजली एट द टाइम व्हेन पीजेंट्स वेर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन, अब यहाँ पर दिक्कत ये आती थी कि जो प्लांटर्स है वो तो कल्टीवेट करना चाहते थे, लेकिन जब कल्टीवेटर की मतलब जो कल्टीवेशन की बारी आती, तो जो पीजेंट्स होते थे उसी टाइम पे जो पीजेंट्स है वो मतलब उनकी राइस की कल्टीवेशन भी कर रहे होते थे, तो ये प्लांटर्स को थोड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि अगर उनको कहीं कल्टीवेट कराना है, कोई हार्वेस्ट करवाना है, तो उनके जो पीजेंट्स होते थे वो राइस कल्टीवेशन में होते थे बिजी, ठीक है, तो ये भी कुछ इश्यूज़ हुआ करते थे उस टाइम पे ये नीच कल्टीवेशन के लिए। सो दीज आर द सम रीजंस फॉर नीच कल्टीवेशन। 1 मिनट, ओके, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लेट अस सी। ओके, द स्लेव रिवॉल्ट, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, ये एक स्लेव रिवॉल्ट हुआ था 1791 में, जिसके बारे में देख लेते हैं। इन द 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी में फ्रेंच प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो एंड शुगर इन द फ्रेंच कॉलोनी, तो जो फ्रेंच प्लांटर्स होते थे वो इंडिगो एंड शुगर की मतलब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, कल्टीवेट करते थे फ्रेंच में, ऑफ सेंट डोमिंगो इन कैरिबियन आइलैंड में। और वो लोग क्या करते थे, जो अफ्रीकन होते थे उनको वो स्लेव बना देते थे। स्लेव्स वो होता है मतलब जो भी लोग होते हैं वो मतलब किसी भी इंसान को अपने अंडर कर देते हैं और वो अपना काम निकाल देते हैं और अपना काम करवाते हैं। सो द अफ्रीकन स्लेव्स हु वर्कड ऑन द प्लांटेशन रोज इन रिबेलियन इन 1791, अब जो कि ये अफ्रीकन्स को स्लेव बना दिया गया था, तो उन्होंने एक रिबेलियन स्टार्ट किया 1791 में। तो उन्होंने मतलब वहाँ पर जितने भी प्लांटेशन थे उनको सबको जला दिया।
और वहाँ पर जो भी रिच प्लांटर्स थे उनको मार दिया था। एंड इन 1792 फ्रेंच एबॉलिश्ड स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज़। और जो फ्रांस थी उन्होंने 1792 में सबको मतलब ये स्लेवरी थी उसको पूरा एबॉलिश कर दिया फ्रेंच कॉलोनीज़ में। एंड दिस इवेंट्स लेड टू द कोलैप्स ऑफ द इंडिगो प्लांटेशन ऑन द कैरेबियन सी। और इसी वजह से जो ये इंडिगो का जो प्लांटेशन है कैरेबियन आइलैंड में वो भी मतलब पूरा कोलैप्स कर दिया था। नेक्स्ट चलते अब नीचे। नीच कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लाउज एंड बुलॉक्स। अब अगर किसी को नीच कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए जो प्लांटर्स है उसको बहुत सारे प्लाउ चाहिए, बुलॉक्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है, फॉर इंडिगो कल्टीवेशन, तो उसको क्या चाहिए, उसको 2 प्लाउ चाहिए पहले तो। एंड दिस मीन दैट अ प्लांटर विथ 1000 बीघा वुड नीड 2000 प्लाउ। अगर किसी के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसको टोटल 2000 प्लाउस चाहिए होते हैं कल्टीवेशन के लिए। एंड इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउ वाज बिग प्रॉब्लम। और इसी तरह अगर ये सारी चीज़ें खरीदनी है, अगर उसे मेंटेन करना है प्लाउ को, तो मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उसकी प्राइस भी ज़्यादा बढ़ जाती थी उस टाइम पे। नॉर कुड सप्लाई भी इजीली गॉट फ्रॉम द पीजेंट्स सिंस द प्लाउ एंड बुलॉक्स वेर बिजी ऑन द राइस फील्ड। अब जैसे कि मैंने आगे बताया कि जो पीजेंट्स होते थे वो भी मतलब अपनी राइस की फील्ड संभालते थे, तो इसकी वजह से जो प्लांटर्स होते थे वो भी मतलब अपनी जो कल्टीवेशन जो हार्वेस्ट होता था वो मतलब जो पीजेंट्स की वजह से मतलब पूरे नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब उनको हार्वेस्ट करना होता था इंडिगो प्रोडक्शन को, ठीक है, इंडिगो प्लांट को, तो जो पीजेंट्स होते थे वो अपना राइस फील्ड संभालते होते थे। तो ये थोड़े इश्यूज आते थे सब दोनों के बीच में। अगेन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम द इंडिगो प्लांटर्स नीड देम। अब जैसे मैंने अभी बताया वो, जैसे कि ये जो पीजेंट्स है वो राइस फील्ड संभालते थे, तो ये जो प्लांटर्स है वो क्या करते थे, वो इंडिगो को मतलब जो इंडिगो है उसको कल्टीवेट करने के लिए उनको बुलाने जाते थे। तो मतलब टाइम उनका सेट नहीं होता था और ये दोनों सीज़न एक साथ में ही आती थी। टिल द लेट 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी आते आते प्लांटर्स वेर देयरफॉर reluctant to expand the area under the niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. अब जैसे कि 19th सेंचुरी आते आते प्लांटर्स वेर देयरफॉर रिलेक्टेंट टू एक्सपांड द एरिया अंडर नीच कल्टीवेशन। अब जो प्लांटर्स है उन्होंने क्या किया, अपना जो इंडिगो का जो कल्टीवेशन मतलब नीच कल्टीवेशन उसको पूरा एक्सपांड कर दिया था। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। अब टोटल 25% जो ज़मीन है इट इज़ अंडर इंडिगो प्रोड्यूसिंग, मतलब वहाँ पर इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था ये नीच कल्टीवेशन थ्रू। एंड द रेस्ट वाज अंडर एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन द रयोती सिस्टम। और बाकी की जो 75% है वो किसके अंडर थी, रयोती सिस्टम के अंदर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रयोट्स। इंडिगो इन द लैंड ऑफ रयोट्स। अब जैसे कि मैंने पार्ट 2 में बोला था कि जो कंपनी होती थी वो पहले गई थी नॉर्दर्न रीजन में, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ज़मींदार को बोल दिया कि भाई आप जो मतलब जो क्या कहते हैं वो रेवेन्यू होता है, ठीक है, वो मतलब जो राजा है वो तलुकदार से उनको बोल दिया कि भाई आपको आज से यहाँ पर जो टैक्स है जो रेवेन्यू है वो आप कलेक्ट करना है और आपको वो टैक्स और रेवेन्यू हमें पे करना है, ठीक है। ये उन्होंने नॉर्दर्न रीजन में कह दिया। एंड देन आफ्टर दे मूव टू साउदर्न सदर्न रीजन। सदर्न रीजन में क्या था कि वहाँ पर तो कोई ना तो कोई ज़मींदार था, ना तो कोई तलुकदार था, ना तो कोई राजा था। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो रयोट्स थे, मतलब जो प्लांट जो खेती जिसकी होती थी, जो मतलब खुद वहाँ पर प्लांट करता था, खेती जो खुद कल्टीवेट करता था, उनको मतलब बोल दिया कि भाई आज से आपको हमें पैसे खुद जमा करने होंगे हमारी कंपनी में। तो उसको मतलब उस टाइम पे कहा गया था रयोत, ठीक है। सो अंडर द रयोती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रयोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट्स और वी कैन से सत्ता। और रयोती सिस्टम में क्या होता कि जो प्लांटर्स होते थे, जो इंग्लिश मैन होते थे, वो मतलब फोर्स करते थे रयोट्स को। रयोट्स कौन होता है, जो मैंने अभी कहा हो कि जो खुद अपनी ज़मीन पे खुद फार्मिंग करते हैं, उसे हम कहते थे रयोत।
तो प्लांटर्स जो होते थे वो रयोट्स को मतलब फोर्स करते थे एक कॉन्ट्रैक्ट या एक अग्रीमेंट बनाने के लिए, या हम उसको कह सकते हैं सत्ता बनाने के लिए। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रयोट्स। और कई बार तो क्या होता कि जो प्लांटर्स होते थे वो मतलब गांव का जो हेडमैन होता वो उसको बोलते कि भाई तू उसके ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे ऑन बिहाफ ऑफ रयोत, मतलब जो रयोत है उसके ऑन बिहाफ ऑफ जो हेडमैन है विलेज का, वो उनके पास साइन करवाते थे, मतलब बाय फोर्सफुली। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। अगर क्या है यहाँ पर, दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसको मतलब कंपनी कुछ कैश में एडवांस मतलब लोन देती थी एडवांस में, ये इंडिगो ग्रो करने के लिए। बट द लोन कमिटेड द रायोट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन द एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। और जो कंपनी थी वो क्या कहती थी, अगर उनको क्या कहती थी, और वो जो लोन देते थे वो लोन क्यों देते थे, उसके लिए वो एक कमिटमेंट करते थे रयोत को कि आप अगर कल्टीवेट करते हो तो आपको आपकी ज़मीन में 25% पे अपना इंडिगो कल्टीवेशन करना होगा, ठीक है। ये उनका एक कमिटमेंट होता था कंपनी का रयोट्स पे। एंड द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड्स एंड द ड्रिल वाइल द कल्टीवेटर्स प्रिपेयर द सॉइल, सोड द सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप। अब जो प्लांटर है वो उनको सिर्फ सीड प्रोवाइड करते थे और ड्रिल प्रोवाइड करते थे, और बाकी का जो रहता था वाइल द कल्टीवेटर्स प्रिपेयर। और जो कल्टीवेटर्स होते थे, जो रयोट्स होते थे, वो क्या करते थे, वो मतलब सॉइल को प्रिपेयर करते थे, जो सीड होती थी उसको सो करते थे, और उसके बाद वो क्रॉप्स को देखते रहते, मतलब उनको निगरानी रखते थे इंडिगो क्रॉप्स पे।